नमस्कार, खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हमारे साथ खरी बात के मंच पर दीपक बैज हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नाम बिल्कुल तय है इस कार्यक्रम का, खरी बात। सीधी पहली बात से शुरू करूंगा। भूपेश बघेल के साथ सब कुछ ठीक ठाक है। हल्ला यह था कि आपको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं। आप तो हमारे करीबी मित्र हो, आपको लगता है क्या ऐसा? देखिए, हमारे प्रदेश में भूपेश बघेल जी और उसके बाद टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, 4-5-6 सीनियर लीडर हैं नंबर 1 के। उनके साथ काम करना है तो सवाल ही नहीं कि किन्हीं नेता के साथ संबंध, सिर्फ भूपेश बघेल का ही सवाल नहीं किसी नेता के साथ संबंध खराब है। देखिए, हमारा एक ही मकसद है कि हमको मिलकर लड़ना है और बीजेपी और सरकार के खिलाफ लड़ना है, जनता के मुद्दों को लेकर। कहीं पे हमारा 100 में से 10 या 20 विचार नहीं जम सकता है किसी इशू को लेकर, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं कि हमारा बिल्कुल किसी के साथ लड़ाई है। तो फिर 2018 का स्पार्क क्यों नहीं दिख रहा है बड़े नेताओं लेकिन को आपस में? इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्ट और कर दूंगा। लेकिन हम लोग सभी नेताओं का बिना सहयोग के इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हो रहा है क्या, बताइए। सभी लोगों का साथ बढ़िया तालमेल है, अच्छा तालमेल है। जहां उनको आवश्यकता लगना है कि कहीं कमियां हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो संबंध तो बेहतर है। तो स्पार्क क्यों नहीं दिख रहा? 2018 में जैसे भूपेश बघेल और टीएस, ताम्रध्वज साहू, बड़े नेता महंत जी सब एक सुर में नजर आते थे, कहाँ गायब हैं सब? लगता है आपको? आपके साथ क्यों नहीं खड़े? कब नहीं खड़े हैं, बता दीजिए। कोई ऐसा तो नहीं दिखती? कई ऐसा एक तस्वीर बता दीजिए कि दीपक भाई सिर्फ अकेला है और कोई नेता नहीं है। कोई एक तस्वीर ही बता दीजिए। अभी परसों हुआ 17 तारीख को घेराव, उस घेराव में देखेंगे सभी लोग मंच में थे। हाँ, बाबा साहब वो अभी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, तमिलनाडु और पांडुचेरी 2 स्टेट के। तो अब इलेक्शन घोषणा हो गया, तो वहाँ बाकायदा हम लोग से वो पूछ के गए थे। और इसलिए सीईसी का मीटिंग भी था, तो उन्होंने गए थे। पायलट सर को भी उन्होंने बता के गए थे, मुझसे भी उन्होंने बता गए। तो सवाल ही नहीं है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर, चाहे नंबर 1 टीम नंबर 1 हो, चाहे बीओ, सीओ, तीनों ग्रुप, तीनों लेयर, हम लोग एक टीम वर्क साथ काम कर रहे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप साथ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष अभी हैं दीपक बैज जी, कब तक रहेंगे? आपके शुभचिंतक चाहें तो एक दिन ना रहने दें आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। बहुत शुभचिंतक हैं आपकी पार्टी में। हमारे ज़्यादा शुभचिंतक तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। देखिए, सवाल अध्यक्ष का नहीं है, सवाल वर्किंग का है। हमारे काम में कोई कमी है क्या? हमारी मेहनत में कोई कमी है क्या? और हम लगातार पार्टी को, भले हम विधानसभा चुनाव हमारे फेवर में नहीं रहा, लोकसभा चुनाव हमारे फेवर में नहीं रहा, ठीक, पंचायत चुनाव भी लगभग 60-40 के रेस हो रहा, ठीक है, फिर भी हम कांग्रेस कमजोर हुई क्या? नहीं हुई ना। आज हर मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर ही 2 साल लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। आज सरकार 2 साल में बैकफुट पर है, जनता से फेस नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री, न उनके मंत्री। सोच लीजिए क्या हालत इस प्रदेश में बनाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही, इसी का नतीजा है सरकार बैकफुट में। दीपक बैज अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा फेलियर क्या मानते हैं? उपलब्धियां तो सब बताते हैं, फेलियर क्या मानते हैं जो ये आपको लगता है कि मैं कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया? ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी के साथ आप पूछ रहे तो मुझे तो नहीं लगता है कि शायद कि मेरे कामों में कहीं कमियां रह गई हो, मुझे तो नहीं दिखता है। अगर आपको लगता होगा तो मुझे ईमानदारी के साथ बता सकते हैं, तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। टीएस सिंहदेव का रोल अक्सर चुनाव के समय याद आता है। एक प्रवक्ता का ट्वीट देख रहा था, वो लिख रहे थे कि जय और वीरू की जोड़ी फिर से तैयार है। ये क्या एक मंच पर तो आ नहीं पाए जय और वीरू फिर से? क्या नाराजगी कहाँ है? नहीं, देखिए, 13 से 18 तक वास्तव में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी का जय वीरू था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद तो मुख्यमंत्री, फिर डिप्टी सीएम, तो हर समय हर परिस्थिति में एक जैसा समय हो वो संभव नहीं है। परिस्थितियां राजनीति में बदलते रहती है, लेकिन टीएस बाबा का रोल कांग्रेस में आज कहीं भी कमी नहीं है, आज बराबर है। टॉप लीडर है प्रदेश के आज। मैंने पहले ही कहा कि भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, ऐसे करीबन 6 से 7 टॉप लीडर है हमारे साथ।
तो उनका कांग्रेस में रोल, उनका दायित्व कहीं भी कम नहीं हुआ है, उनका सहयोग कहीं भी कम नहीं हुआ है। कहाँ बराबर है? 2.5 साल का झुंझुना पकड़ा दिया था आप लोगों ने। देखिए वो तो अलग मैटर है, वो तो सत्ता का सवाल है। सत्ता का सवाल मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सत्ता में क्योंकि मैं तो सांसद के रूप में काम किया हूँ, है नहीं, तो मेरा तो दिल्ली था, छत्तीसगढ़ तो था नहीं। लास्ट 3 महीने तो आया, लेकिन 3 महीने में आने के बाद भी बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब चुनाव है, हार और जीत लगे रहती है, सत्ता आना जाना लगे रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिम्मत तो नहीं आ रही हम लोग। तो आज भी बाकायदा टी.एस. सिंहदेव का हमारी पार्टी में और कांग्रेस में रोल है। बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने वाला है, बात चल रही लगातार। बस्तर के नेताओं की राजनीति नक्सलवाद के इर्द गिर्द घूमती रही अभी तक। 2028 के चुनाव में नेता वहां के करेंगे क्या? नहीं, देखिए, नक्सलवाद के मुद्दे पर बस्तर के नेताओं की राजनीति नक्सली मुद्दे पर कहीं भी इर्द गिर्द नहीं घूमी है। हम लोगों ने झीरम घाटी जैसे घटना को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, और उस घटना में इतनी बड़ी क्षति हुई है, उसका कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और कांग्रेस हिंसा का समर्थक कभी नहीं रहा है। दूसरी चीज़, हम चाहते हैं नक्सलवाद खत्म, हम भी चाहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, बस्तर में शांति आना चाहिए। लेकिन सवाल हमारा वही है, क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? फिर 31 मार्च 2026 अभी डेडलाइन, मेरे ख्याल से 10-12 दिन और बाकी होंगे। क्या उसके बाद फिर कहीं घटना तो नहीं होगी? उसके बाद फिर किसी निर्दोष आदिवासी की फर्जी एनकाउंटर तो नहीं होगा, हत्या तो नहीं होगा? किसी आदिवासी को इमली, महुआ, टोरा बीनने कोई जंगल चला गया तो उसको नक्सली केस पे अंदर तो नहीं करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ही है। दूसरी चीज़, क्या गारंटी है कि सरकार हमारे जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को नहीं बेचेगी? अब तो नक्सलवाद खत्म भी नहीं हुआ है, उद्योगपतियों को बेचना शुरू कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर सबसे बड़ा चुनौती आने वाला समय में वहाँ के आदिवासियों के लिए और बस्तर वासियों के लिए रहेगा कि कारपोरेट घराने को वहाँ की खनिज संसाधन को सरकार ना बेचे। ये सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए है। विष्णुदेव के सहाय सरकार के 3 अच्छे काम जो आपको दिल से लगे कि ये काम इस सरकार ने ठीक किया है, कुछ ऐसे काम गिना दीजिए। एक आध तो किए होंगे अच्छे काम। देखिए, इन्होंने तो नो डाउट अगर कोई अच्छे काम किए होंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इन्होंने तो बहुत सारे वादे करके आए, और उन वादों को कोई एक भी वादा पूरा कर दे वो बता दे। एक महतारी वंदन का इन्होंने महतारी वंदन अभी दे रहे, क्या वो भी पूरा हुआ? क्या नहीं। इन्होंने तो कहा जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो सबको दिया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी हो, कलेक्टर की पत्नी हो। ठीक, क्या हालत हुआ उसका? APL BPL में बांट दिए, कर्मचारी को हटा दिए, कलेक्टर की पत्नी को मिल रहा है क्या? मुख्यमंत्री की पत्नी को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। मतलब जितने लोग को देना चाहिए उतना न देके सिर्फ चिन्हांकित लोग को दे रहे, फिर उद्देश्य कैसे पूरा हुआ? ठीक, एक आज फील्ड में जाने से उनके पास सिर्फ महतारी बंधन के सिवाय कुछ भी बात नहीं है उनके पास, आधा अधूरा। ठीक, उसके बाद ऐसा कौन सा काम किए हो जो जनता का वादा? धान खरीदी कर रहे हैं, 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य 140 में अटक जा रहे हैं। फिर धान का खेत को देखने जा रहे हैं, घर के किसानों का घर के अंदर धान को देखने जा रहे हैं कि ये धान आपका है कि नहीं। आपका है? हाँ मेरा है। खेत दिखाओ, अच्छा इस खेत में पैदा किए हो। पहली बार ऐसा स्थिति हुआ है छत्तीसगढ़ में। फिर किस चीज़ को मैं एक भी उन्होंने अच्छा काम किया मुझे बता दें? एक भी नहीं किया। मतलब सवाल ही नहीं है, सवाल मैं नहीं, जनता कह रही। ठीक, देखिए, महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, महतारी वंदन आधा अधूरा। ठीक, युवाओं को आज 1 लाख नौकरी देने का वादा किया, कितने लोगों को नौकरी मिला? परीक्षा, हमको बहुत आरोप लगाए ये लोग कि PSC भ्रष्टाचार। आज तो वन विभाग में भ्रष्टाचार, वन विभाग भर्ती में, फॉरेस्ट भर्ती में, आप उसके बाद पुलिस भर्ती में, अब PWD की भर्ती में, अभी तो पेपर भी लीक हो रहा है। फिर युवाओं को रोजगार इन्होंने दिया? नहीं दिया। किसानों को धान खरीदी नहीं खरीदी। फिर बचा ही क्या है? किस मुंह से बोल दो कि मैं एक भी काम विष्णुदेव साय ने अच्छा किया है? अगर आपको लगता है कि कोई एक काम अच्छा किया मुझे बता दीजिए। मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कवासी लखमा को एकदम साइडलाइन कर दिया आपने। बीजेपी के नेताओं के ज्यादा नजदीक नजर आ रहे हैं विधानसभा में, अगर आप विजुअल्स देखें तो। और आप लोग कहते हैं कि कांग्रेसी कभी किसी से डरते नहीं है। ये डर है, भय है, क्या है ये? मुझे लगता है कि विधानसभा, देखिए विधानसभा 2 बार बोले केवल विधानसभा में, बाकी बोलने का मौका भी नहीं मिला उनको। विधानसभा एक ऐसा सदन है जहां विधानसभा के अंदर अगर जाते हैं तो वहां पे सभी मेंबर एक समान है, मुख्यमंत्री से लेके
पूरे विधायक एक समान है वहाँ पे। अगर वहाँ किसी से हंस के मिल रहे, 1 साल के बाद जेल से अगर छूट के आए, तो किसी से हंस के मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और किसी के प्रति सहानुभूति है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो लखमा जी के ऊपर सहानुभूति है। विजय शर्मा का स्टेटमेंट, कई नेताओं का स्टेटमेंट आया कि लखमा को मतलब गलत तरीके से जेल भेजा गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर किसी इतने दिन के बाद अगर भावुक अगर किसी से मिल रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं के साथ नज़दीकी कैसे हो सकती है? इस एंगल से नहीं जोड़ाना चाहिए। देखिए कवासी लखमा जी नो डाउट कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और अभी जेल से छूट के आए हैं। मेरे ख्याल से शायद अध्यक्ष जी ने उन्हें, विधानसभा अध्यक्ष ने उनको विधानसभा आने की अनुमति दी। शायद उसमें बहुत सारे कुछ कंडीशन रख रहे हैं, हो सकता है उस कंडीशन का फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन तो जबरदस्त उठाए। दीपक भाई जी, गोविंदा की एक फिल्म थी जैसी करनी वैसी भरनी। 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत आरोप लगे, कवासी लखमा ने दीपक बैच को निपटा दिया। क्या ऊपर वाले ने बदला तो नहीं ले लिया दीपक बैच के बदले कि जाओ कवासी तुम जेल में रहो, दीपक बैच को हरवा दियो, थोड़ा देर आराम करो? देखिए राजनीतिक में ऐसा हुआ था ना, चर्चाएं बहुत। राजनीति में कब कौन को निपटाया कि नहीं निपटाया, किसके लिए उल्टा काम किए, किसके लिए कौन मदद किया, ये राजनीति में ये बातें तैरती रहती है। नुकसान तो आपको हो गया, आप डूब गए ना, लेकिन उसमें नुकसान दीपक बैच को ही थोड़ी हुआ, नुकसान तो पूरी कांग्रेस को हुआ है, पूरी कांग्रेस को नुकसान हुआ। दीपक बैच का अकेला तो नुकसान नहीं हुआ। और राजनीति में बातें तैरते रहती है। दीपक बैच न दोबारा विधायक बन पाए, न दोबारा सांसद बन पाए। अपना भविष्य कहां देख रहे हैं दीपक बैच? दीपक बैच, मैं अपने लिए कभी चिंता नहीं किया। मेरा हम लोग का एक ही लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना। और इस सरकार ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, उससे मुक्त करना। युवा इस समय पूरी तरह से सरकार ने युवाओं को बर्बाद कर दिया है। युवाओं को हम लोग को इस छत्तीसगढ़ में आने वाला जो युवाओं का भविष्य है उसको सुरक्षित रखना, ये सबसे बड़ा चुनौती है। किसानों को मजबूत करना, ये सबसे बड़ा चुनौती है। दीपक बैच कांग्रेस कार्यकर्ता तो है ना, कांग्रेस कार्यकर्ता। पार्टी कहेगी दीपक बैच एक बूथ में जाके काम करना है, उस बूथ में जाके काम मैं करने को तैयार हूँ। जरूरी नहीं कि विधायक बन के मैं काम करूँ, सांसद बन के ही काम करूँ और मंत्री बन के काम करूँ, जरूर नहीं है। मेहनत, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपको अच्छे से पता है। मैं कोई विरासत से राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने दम पर, अपने मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर, पार्टी ने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया, 2 बार विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष रूप में, और क्या चाहिए? पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और पार्टी के लिए जो मैं दे सकूं, पार्टी के लिए मैं जो दे सकूं, उसके लिए मैं समर्पित हूं। क्या बात है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता ईडी और सीबीआई की रडार में आए, कोयले की कालिख में सभी लोग रंगे नजर आए। दीपक बैच के ऊपर वो कालिख नहीं लग पाई। कुछ टिप्स दे देते अपने नेताओं को, भाई ऐसे बचना है, देखो मैं बच गया हूं, तुम क्यों नहीं बच पाए? कुछ तो बता देते, सब के सब फंस गए। देखिए, कोई सत्ता में अगर रहता है तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। और ईडी, सीबीआई और ये जो एजेंसियां हैं, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं। कुछ तो किए होंगे बैच जी, इतने साल जेल में रखे, कोर्ट तो देख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां है, ये तो बिल्कुल एक एजेंट की तरह काम कर रही है। रही बात दीपक बैच की, दीपक बैच तो सत्ता में थे नहीं। जब यहाँ सत्ता थी तो मैं सांसद के रूप में रहा, तो आरोप लगने का सवाल ही नहीं है। और देखिए, क्षेत्र में भी आप देखेंगे मेरा काम एकदम स्पष्ट और फेयर रहता है। तो सत्ता में कोई रहता है तो आरोप प्रत्यारोप लगती है। टिप्स नहीं दे रहे हैं आप अभी भी, कैसे बचना है, कुछ बता दीजिए। वो तो आपको अच्छे से पता है। देखिए, अगर किसी को बदनाम करना है, किसी को डराना है, किसी को टारगेट करके काम करना है, तो सीबीआई और ईडी तो उससे बेहतर माध्यम। आपको भी कोशिश की गई, आपको तो नहीं आया रडार में, ये सब क्यों आ गए? अरे देखिए, मेरे पास है ही क्या, मेरे पास ना, तो उनके पास बहुत कुछ था। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए जमीन से आसमान तक है। और ईडी, उनके पास बहुत कम समय बहुत सारी चीज तो नहीं आ गई थी, तभी तो हुआ है सब। नहीं, देखिए, ईडी और सीबीआई तो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पश्चिम बंगाल भी घूम रही है, झारखंड भी घूम रही है, ठीक, और कर्नाटक भी घूम रही है। जहाँ जहाँ गैर बीजेपी सरकार है, सब जगह ईडी और सीबीआई घूम रहे हैं वहाँ पे, छत्तीसगढ़ी तो नहीं है। इस बार विधानसभा के समय, सत्र के समय, उमेश पटेल और भूपेश बघेल दोनों बहुत एग्रेसिव मोड में नजर आए।
बाकी विधायक कहाँ थे? दूसरी बात, कांग्रेसी सड़क पर नहीं है, विधानसभा में नेता ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे 2028 पार लगेगा? नो डाउट, देखिए भूपेश बघेल जी तो आक्रामक नेता ही हैं, उमेश पटेल जी भी ठीक बोलते हैं, उसके अलावा बाकी विधायकों का भी परफॉर्मेंस देखेंगे। इस विधानसभा सत्र सबसे अच्छा था, बेहतर रहा, सबको मौका मिला, नए विधायक भी मौका मिला, नए के अब तो 2 साल के हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, सभी विधायकों को, महिला विधायकों को भी देखेंगे। शानदार इस समय मंत्रियों को उन्होंने घेरा है, मंत्री जवाब तक नहीं दे पाए। सदन के अंदर शानदार लड़े हैं हमारे विधायक, चाहे नशे, छत्तीसगढ़ को नशे के गढ़ के मामले में हो, अफीम के मामले हो, अपराध के मामले हो, चाहे किसान के मामले हो, चाहे महिलाओं के मामले में हो, या फिर यूथ के मामले में हो, सब मामले में बेहतर इस समय लड़ाई लड़े। और सदन के बाहर तो हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 17 तारीख को विधानसभा घेराव, पूरी सरकार हिल गई, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घेराव कभी कल्पना भी नहीं किए थे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि कांग्रेस से 2000 भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, ऐसी बोलते हैं ना हमेशा। दिखा दिए हम लोग कि कांग्रेस में दम है, भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है। आज भारतीय जनता पार्टी का कमेंट्स देख लीजिए आप, मैं कुछ नहीं, आपको एक लाइन कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री का, यस, मुख्यमंत्री के पोस्ट आप पढ़ लीजिए एक बार, उनका कमेंट्स पढ़ लीजिए, सभी मंत्रियों के एक बार कमेंट्स पढ़ लीजिए, यानी भारतीय जनता पार्टी का, उनका पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का हैंडल, आप उनका कमेंट्स एक बार पढ़ लीजिए। 100 में से 2 कमेंट्स भी उनके फेवर में नहीं रहता है। आप सोच लीजिए कि उसे आम जनता का ना, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दीपक भाई कमेंट नहीं रहता है ना, किसी कमेंट, आम जनता का कमेंट सब पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। प्रदेश प्रभारी आते नहीं हैं, पूनिया जी हर हफ्ते डेरा लगा लेते थे छत्तीसगढ़ में, पूनिया जी की कमी तो नहीं खल रही बैद साहब? देखिए कहीं कमी नहीं, सचिन पायलट जी बहुत ही ब्रिलियंट नेता है, और अभी राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी रहे, सेंट्रल के मिनिस्टर भी रहे, और 6 7 साल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, और वो जब भी आवश्यकता हो छत्तीसगढ़ को समय देते हैं, बराबर बात होती है, कांग्रेस को पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा कमियां महसूस नहीं हो रही है कि हमारा प्रभारी शानदार पार्टी को मदद कर रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो नो डाउट सचिन पायलट जी के प्रभारी बनने से हमें लगातार ताकत और ऊर्जा मिल रही है। अब तो मान लीजिए पीएससी घोटाला, शराब घोटाले ने सरकार हटा दी आपकी, प्रदेश अध्यक्ष थे आप, रोक नहीं पाए आप, गलती नहीं दिखी आपको? देखिए तो सरकार का काम है, या सरकार उस समय सुनती नहीं थी आप? देखिए सरकार का काम है, प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है किसी भी पार्टी में सिर्फ पार्टी का काम करो, और सरकार का काम है। लेकिन जिस तरह से बदनाम किए ना, नहीं हुआ था पीएससी घोटाला, शराब घोटाला नहीं हुआ तो कितना पैसा मिला सिर्फ घोटाला में, किसी के खाते में मिले क्या? लखमा के हाथ 1 रुपये नहीं मिला, भूपेश बघेल जी के हाथ 1 रुपये भी शराब घोटाले का पैसा नहीं मिला, मेरे ख्याल से, और बाकी लोगों के अभी 1 रुपये भी नहीं मिला। अगर शराब घोटाला हुआ है, बहुत करोड़ों रुपए घर में मिल जाता और कहीं घरों में पैसा मिल जाता तो हम मान लेते। देखिए राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, ठीक है, अगर आरोप से घबरा कर कोई व्यक्ति अगर राजनीति डर जाएगा तो राजनीति करेगा कैसे? ये देखिए, ठीक है, पीएससी घोटाला बहुत आरोप लगाए, यही ओपी चौधरी, यही सब युवाओं के पास जाके मोटिवेशन कैंप लगाते थे कि हम यूपीएससी तर्ज पर हम लोग पीएससी का परीक्षा करेंगे। यूपीएससी कहाँ है आपका? तो हर भर्ती घोटाला, मैंने पहले भी कहा कि वन विभाग में घोटाला, पुलिस भर्ती में घोटाला, और उसके भ्रष्टाचार, आपका पीडब्ल्यूडी परीक्षा में भ्रष्टाचार, अब तो पेपर लीक भी हो रहा है, पेपर लीक भी हो रहा है। मतलब एक छोटी सी परीक्षा को आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, पीएससी तो बड़ा परीक्षा है। फिर अब तो पीएससी में तो पेपर कहाँ जच रहा है वो भी ओपन हो रहा है, कौन कौन पेपर जांच रहे हैं वो तो ओपन हो रहा है, घर जाओ मिल लो। हाँ, हम बिलासपुर में पेपर जांच रहे हैं, कौन कौन पेपर जांच रहे, बकायदा उनका नाम ओपन हो रहा है। क्या यही पारदर्शिता है क्या? सिर्फ युवाओं को इन्होंने बरगलाने का काम किया, सपना दिखाने का काम किया। आज युवाओं के पास जाके पूछ के देखे, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, युवाओं के पास जाके पूछे हमारी सरकार ठीक काम कर रही है, हम आपको नौकरी दे रहे हैं क्या, कितने लोगों को नौकरी मिला, पीएससी ठीक चल रहा है, इतनी पूछ के तो देखे, हिम्मत है तो। ठीक, 2018 के चुनाव में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गंगा जल की आपने कसम खाई थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद था, लेकिन शराबबंदी का वादा आपने किया था।
शराबबंदी का वादा करके शराब की नदियां कोविड काल में भी खूब बही, यहाँ अफीम की खेती हो रही है। नहीं देखिए, ये शराबबंदी की ओर कांग्रेस सरकार बढ़ रही थी। 50 दुकानें लगभग बंद किए थे और एसटीडी कमेटी बना था कि शराब बंद होने से छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव आएगा। वो तो सत्तू भी को बलि का बकरा बना दिया था आप लोगों ने। सत्ता मतलब कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में कितना प्रभाव आएगा। ये कमेटी अन्य राज्यों में जाके जहां शराब बंद हुआ वहां एसटीडी कर रही थी। बिहार में शराब बंद हुआ है, आज जाके देखें ठेला में शराब मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। शराब बंद हुआ है उस राज्य में, लोग 20-20, 50-50 लोग शराब से मर रहे हैं। गुजरात में भी तो कुछ शराब बंदी, गुजरात में शराब बंदी, वहां लोग शराब से मर रहे हैं। गुजरात में ठेला में शराब मिल रहा है। फिर अगर हमारे यहाँ शराब बंद कर देंगे तो आंध्रा शराब आएगा, तेलंगाना शराब आएगा, उड़ीसा शराब आएगा, महाराष्ट्र शराब आएगा, सभी, और झारखंड से शराब आएगा, सभी जगह से। तो कहीं ना कहीं 50 दुकान हम लोगों ने शुरुआत की थी कि बंद करने का। और ठीक है, सरकार बदल गई, लेकिन ये सरकार तो प्रधानमंत्री तक बोलते थे, बड़ा बड़ा भाषण देते थे यहाँ आने के बाद। लेकिन क्या हुआ, आप तो 67 नई शराब दुकान शुरू कर दिए। मतलब आप अभी तक एक भी स्कूल नहीं खोले 2 साल में, लेकिन 67 नई शराब दुकान शुरू कर दी। अब तो कल्पना नहीं कर सकते इस 25 साल छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। मतलब आप आय दोगुना करने का अच्छा रास्ता अपना लिए, अफीम का खेती कर। बिहार में जिस तरह से नतीजे आए बैस साहब, उसमें सबको चौंका है, कांग्रेस उसमें कहीं नहीं दिखी। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की वहां तूती बोलती थी कभी। कांग्रेस को लगता है कि दहाई तक का भी आंकड़ा इन राज्यों में छुपा है। देखिए, राजनीति परिस्थिति अनुसार बदलती है, ये सच्चाई है। बिहार में केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर वहां दुरुपयोग किया है सत्ता और पावर का। चुनाव से आचार संहिता लगा है, सबके खाते में 10-10 हजार दे दो। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। आचार संहिता लगने के बाद आपका ना घोषणा कर सकते, ना आपके खाते में पैसा जा सकता। आचार संहिता लगा हुआ है, सबके खाते में 10-10 हजार भेज रहे, लालच नहीं तो और क्या। ठीक, उसके बाद आप असम में आज देखो, असम में 10-10 हजार भेज रहे हैं खाते में। मतलब जहां आपकी सरकार है वहां इजीली आप भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं भेज रहे हैं आप, वहां जाके अब पश्चिम बंगाल में आप पैसे तो नहीं भेज पा रहे हो 10-10 हजार, क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है नहीं। तो वहां पे पूरे सीआरपीएफ का बटालियन आप भेज रहे हो वहां के मुख्य सचिव को हटा दिए, चीफ सेक्रेटरी हटा दिया, वहां डीजीपी को हटा दिए। मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? इनको हटा के आप डरा के धमका के, प्रशासनिक अमले को डरा के धमके के आप वोट कराना चाह रहे हो? चुनाव तो असम में भी हो रहा है, वहां तो खरीद फरोख्त हो रहा है बकायदा, तो वहां के डीजीपी और सीएसओ क्यों नहीं हटाए? ये तो साफ दिख रहा है। वैसे अब बीजेपी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है। केरल में क्या स्थिति देख रहे हैं? दूसरी बात, तमिलनाडु में विजय ने नई पार्टी बनाई है, सीधी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अलायंस है तमिलनाडु में। नो डाउट विजय थलापति नया पार्टी बनाए हैं, उनका कितना प्रभाव हो पाएगा अब उसको तो हमने आकलन नहीं किया है, वो सिर्फ स्थानीय स्तर वहाँ के नेताओं ने आकलन किया है, तो उस पर मुझे ज़्यादा कहना नहीं है। लेकिन यह है कि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और केरल में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, और असम में ज़बरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं। गैस सिलेंडर है कि नहीं आपके घर में? चाय पिलाएंगे कि नहीं इस इंटरव्यू के बाद? और सिलेंडर स्टॉक में रखें कि नहीं रखें? ये तो ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि सबसे बड़ा चिंता वर्तमान में तो वही स्थिति वही है। गैस खत्म हो गया तो चाय कैसे पिलाए, खाना कैसे बनाए, और अब तो गैस सिलेंडर मिल भी नहीं रहे। देखिए, दोहरी मार, एक तो 60 रुपये आप गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए, दूसरी चीज़ सिलेंडर का पूरी शॉर्टेज है। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरी दुनिया में लोग लाइन लगे हैं सवेरे 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, फिर भी सरकार झूठ बोल रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, कहीं गैस की कमी नहीं है। अगर गैस की कमी नहीं है तो लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है? फिर लोग लाइन लगा क्यों रहे हैं? मंत्री आ जाके आप गैस एजेंसियों में ताला लग गया है, 8-8 10 दिन से एक लोड तक नहीं आया है, और एजेंसियों के सामने बकायदा लिखा गया है कि स्टॉक खत्म हो गया। और जो बुकिंग क्या बोलना चाहिए उसको,
जो बकायदा ऑनलाइन बुकिंग करते हैं वो सर्वर बंद है। सरकार ने एक नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया, वो नंबर फर्जी है, लग नहीं रहा है। तो लोग भटक रहे हैं, लोग रो रहे हैं, कई लोगों की जान चले गई खड़े होते होते। लोग मतलब अपनी माँ लाइन लगा रही है, तो कभी बाप लाइन लगा रहा है, तो कभी बच्चों को लाइन लगा रहे हैं, ये हालत है। फिर भी सरकार झूठ बोल रही है कि पर्याप्त स्टॉक है। आप जाके जनता जहां लाइन लगाई वहां तो बता दो कि स्टॉक है, क्यों लाइन लगाए? आप जाओ ना लाइन छोड़ के घर में, हम आपको घर में भेज देंगे, ये क्यों नहीं बोल रहे? मतलब कितना झूठ बोलेंगे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, इस सरकार पहले बैंकों में कैश के लिए लाइन लगाया, नोटबंदी कर, ठीक, और उसके बाद कोविड में ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाया। आप तो सोच रहे थे गरीब ही लाइन लगाएगा, अब तो एयरपोर्ट में अमीर भी लाइन लगाए, ठीक, अब फिर गैस के लिए लाइन। आखिर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कब तक गरीब आम जनता को लाइन लगाते रहेगी? इसलिए गैस की किल्लत है, गैस के लिए पूरी त्राहिमाम मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं वास्तव में बड़ा एकदम आपदा की स्थिति है। तो आपने सुना, बाती बातों में वैद्य साहब ने बता दिया, चाय भाई नहीं है भाई, घर जाओ अपने। ये गैस की किल्लत हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, सब विषय पर खरी बात हमने दीपक वैद्य साहब के साथ की। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत